हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शीत युद्ध के बारे में बताया था और वह शीत युद्ध का पार्ट 1 था, तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा और इसका पार्ट 3 भी बनेगा, क्योंकि ये शीत युद्ध एक लेंथी टॉपिक है कि यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से शीत युद्ध हुआ, क्या उसकी प्रकृति थी, क्या उसके कारण थे और किस तरह से इसने नए शीत युद्ध को जन्म दिया। तो हम बात करते हैं शीत युद्ध की प्रकृति, जो कोल्ड वॉर का नेचर था वो कैसा था। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, और आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, अंडरलाइन डाल के करने हैं और पेंसिल से आप अंडरलाइन हाईलाइट करेंगे तो इससे जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं। और साथ में आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है, यानी कंक्लूजन। आप 5-6 लाइन का कंक्लूजन लिखो, इससे भी एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध की प्रकृति की। उस टाइम जो शीत युद्ध चल रहा था वो क्या था, कैसा था। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर वैचारिक संघर्ष। तो अगर हम देखें, सबसे पहला तो इसके लिए आप सबसे पहला पॉइंट एक और बना सकते हैं, शक्ति का संघर्ष। आप उसके अंदर डालोगे शक्ति का संघर्ष, यानी आप इसमें यह कहेंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहते थे और एक दूसरे देश से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे, इसीलिए भी शीत युद्ध हुआ। सेकंड पॉइंट आप डालोगे वैचारिक संघर्ष, यानी विचारों का संघर्ष। तो दोनों महाशक्तियाँ यह चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हमारे ही अर्जित हो जाए और शक्ति संतुलन बना रहे। इसके अंदर 2 विचारधाराएं थी, वो कौन सी थी हम वो देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, और पश्चिमी के जो देश थे उन पर उसका वर्चस्व था। यानी इसमें क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी विचारधारा में होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि ये अपने देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, यानी जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन अपनाना चाहते हैं। और ये वर्ड किसके हैं, अब्राहम लिंकन के हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी उद्योग धंधों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जिससे अपने आप लोग अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सके। इसमें जो गवर्नमेंट है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। दूसरी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, या हम समाजवाद विचारधारा कह सकते हैं, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ। तो इन्हें पूर्वी गठबंधन कहा जाता है, और जबकि अमेरिका को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। तो इनका यह मानना था कि हम समाज में उद्योग धंधे इन सबको हम निजी हाथों में स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। इससे क्या होगा, समाज में अव्यवस्था आ जाएगी और गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। इसीलिए सरकार को सारे उद्योग धंधे अपने अंडर में करने चाहिए, इवन कृषि भी, जिससे कि समाज में सभी लोगों का भला कर सके। तो इस तरह से दोनों को अपनी अपनी विचारधाराएं अच्छी लग रही थी और ये अपनी विचारधाराओं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलाना चाहते थे। इसीलिए विचारों को लेकर भी ये संघर्ष माना जाता है। तो इससे क्या होता था, पूरा विश्व 2 खेमों में 2 गुटों में बट गया था और इनमें तनाव और प्रतिद्वंदता चलती रहती थी। अब आता है हमारा 3rd पॉइंट। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट डालोगे आप शक्ति का संघर्ष, सेकंड डालोगे विचारों का संघर्ष, थर्ड डालोगे हथियारों की होड़ एवं उन पर नियंत्रण। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि दोनों ही गुट, पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट, अमेरिका और सोवियत संघ, तो ये क्या करना चाहते थे, अपने प्रभाव को ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा अमाउंट में परमाणु हथियार और हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे। अब इससे हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी ओर दोनों गुट यह अनुभव करने लगे थे कि यह अगर आमने सामने युद्ध हो गया तो दोनों ही गुटों को बहुत ज़्यादा हानि होगी और दोनों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभरेगा, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि उन दोनों के पास ही परमाणु बम है। तो अब क्या था कि इसी कारण जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों ने हथियारों को कम करने के लिए भी कुछ संधियां
की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ज़्यादा मात्रा में परमाणु बम हुए तो इससे एक देश दूसरे देश को इतनी हानि पहुंचा देगा कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। साथ ही अगर दोनों देशों में परमाणु हथियारों से युद्ध होता है तो यह भी आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा देश जीता और कौन सा हारा, क्योंकि दोनों ही देशों को बहुत मात्रा में हानि उठानी पड़ेगी। अब आता है हमारा कि चौथा पॉइंट, परमाणु हथियार एवं राजनीतिक रणनीति। आप सभी को पता है कि शीत युद्ध के जो शुरू का टाइम पीरियड चल रहा था उसमें अमेरिका ने परमाणु अस्त्रों की तकनीक पर अपना एकाधिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन 1949 में सोवियत रूस ने परमाणु हथियारों का विकास कर लिया। तो इस तरह से अमेरिका का एकाधिकार था वो खत्म हो गया। धीरे धीरे फ्रांस, ब्रिटेन ने भी परमाणु तकनीक प्राप्त कर ली और यह भी न्यूक्लियर जो क्लब है उसमें शामिल हो गए। लेकिन अगर देखा जाए शीत युद्ध के दौर में इन परमाणु हथियारों का किसी भी देश ने यूज़ नहीं किया। तो शीत युद्ध की जो राजनीतिक और संस्कृति है उसमें परमाणु मिसाइल एक महत्वपूर्ण अंग थी। तो अब क्या था कि जो परमाणु हथियारों की रचना है उनकी आवश्यकता पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा। सीमित परमाणु युद्ध पर बल दिए जाने के कारण कई देशों ने सामरिक परमाणु हथियारों का विशाल भंडारण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिला। उनके पास छोटे छोटे परमाणु हथियार भी थे जिनका यूज़ वे युद्ध में कर सकते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने भंडारण की कोशिश की जो एक तरह से खतरनाक साबित हो सकती थी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। आप सभी को पता है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं। अब बात करते हैं हम गुप्तचर एजेंसियां। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां थी जो शीत युद्ध में एक दूसरे देशों पर नज़र रखने का काम कर रही थी, जैसे अमेरिका का CIA, ब्रिटेन का M16, पश्चिम जर्मनी का BND। इस तरह से आप देख सकते हो ये कुछ गुप्तचर एजेंसियां थी जो एक देश की खबर दूसरे देशों में देती थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त गुप्तचर सैटेलाइट संस्था का प्रयोग रूस, चीन और उनके सहयोगियों की गुप्त सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए किया गया था। तो इस तरह से इन्हें कानूनी तरीके से खरीदा जाता था और खुफिया तरीकों से इन्हें प्राप्त किया जाता था कि जिससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देशों की खबर मिल सके। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध का वैश्विक प्रसार। इसका मतलब जो शीत युद्ध था वह कहाँ तक फैला और कहाँ तक नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे किस तरह से धीरे धीरे इसने अपनी जड़ें मजबूत की। अब हम देखेंगे कि एशिया में क्या हुआ। साम्यवाद को महत्वपूर्ण विजय जब प्राप्त हुई जब मायो ने, जो चीन का मायो है, उन्होंने चीन में साम्यवादी दल ने चीन की एक मुख्य भूमि पर साम्यवादी शासन स्थापित कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ था कि मायो एक नेता है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा, 1949 में साम्यवादी क्रांति की जिसके जरिए अपने देश को समाजवाद बना दिया गया। तो लेकिन अमेरिका चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी चीन का समर्थन करता था। तो वह चाहता था कि अगर चीन में अगर कोई सरकार बननी चाहिए तो वो उनके अकॉर्डिंग बननी चाहिए। तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक प्रोग्राम तैयार किया जिसका नाम था पॉइंट 4। इसका मेन मोटिव यह था कि जो भी अविकसित राज्य हैं हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। तो 1950 में उत्तरी कोरिया की साम्यवादी सेना ने दक्षिणी कोरिया पर जब आक्रमण करा तो जिसके बाद कोरिया युद्ध आरंभ हो गया। तो आप देख सकते हो कि जो उत्तरी कोरिया है वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी थी। तो इस तरह से यह युद्ध चल गया। तो इस युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका ने अपनी अपनी भूमिका भी निभाई। तो इस युद्ध में चीन ने भी प्रवेश कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना द्वारा इसे रोका गया और अमेरिका की सेना ने
इस प्रकार शीत युद्ध का केंद्र यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ कर लिया। तो चीन ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के गोरिल्ला सैनिकों का भी समर्थन किया। इस तरह से अमेरिका ने एक सीटो संगठन स्थापित किया। अमेरिका ने 3 संगठन बनाए हैं शीत युद्ध काल में, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, नाटो, सेटो, सेंटो। इसी तरह से जो सोवियत संघ है उसने भी वार्सा पैक्ट बनाया, साथ ही अन्य देशों के साथ कुछ संधियां की। तो एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश इस शीत युद्ध के शिकार बनने लगे। जब अमेरिका, रूस ने आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता से इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर भारत और अन्य देश है, इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हम इन दोनों गुटों में शामिल हों और तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आ जाए। इसीलिए इन्होंने अपने आप को इन दोनों गुटों यानी अमेरिका और सोवियत संघ से दूर रखा और इन्होंने अपने जो एक संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, उसको गुट निरपेक्षता आंदोलन का नाम दिया। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब आप उसमें डिटेल से पढ़ना। तो अब इसमें क्या था, शीत युद्ध के दौरान कुछ जो खतरे थे वह कौन कौन से थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पारस्परिक अवरोध जो इसका मेन वो है कारक। तो परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना असंभव होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी इसके अंदर ये जो पारस्परिक अवरोध है वो किसे कहते हैं, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही देशों के पास परमाणु बम है, वह संपूर्ण मात्रा में थे। अगर वह दोनों एक दूसरे देश पे अटैक करें तो यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। यदि कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को खत्म करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास इतने हथियार बच जाते हैं, उसे अवरोध कहा गया है। तो दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इसी को पारस्परिक अवरोध कहा गया है। यानी आपको पता है कि सामने वाला भी आपसे आपके बराबर शक्तिशाली है, अगर युद्ध हो जाता है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो दोनों ही देश युक्त रंजित युद्ध नहीं लड़ते, दोनों ही पक्ष, तो इसी को पारस्परिक अवरोध कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है संयम और संतुलन। शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। तो शीत युद्ध के दौरान क्या हो रहा था, दोनों ही महाशक्तियां थी और दोनों ही ने अपने अपने गुट बना रखे थे, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट एक्सेट्रा। तो इसके अंदर था कि प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों की अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। तो इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। तो परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। तो अब इसके अंदर क्या था कि दोनों को संयम बनाना था, संयम से काम लेना था और संतुलन बनाए रखना था। तनाव और ताकतें। तो शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो इन्हीं देशों के पक्ष में काम करते थे। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा कहाँ था, यूरोप में। तो कुछ मामलों में यह हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप किया। तो इस तरह से ये सारे एक देश को दूसरे देशों का गुलाम बनाना चाहते थे और वे चाहते थे कि अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब हम बात करेंगे छोटे देशों के प्रति नीति क्या थी। तो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन करना चाहती थी। अब इसके मेन रीज़न क्या थे। पहला रीज़न तो ये था कि वह महाशक्तियों को ऐसे क्षेत्र की ज़रूरत थी जहाँ पर वे अपने हथियार रख सके, अपनी सेना का संचालन कर सके, जिससे कि वह उस कंट्री के नज़दीक रहे जिनसे उनका तनाव चल रहा है और ज़रूरत पड़े तो उन पर अटैक कर सके। और दूसरा यह था कि दूसरे देशों पर
जिनके साथ युद्ध हो रहा है या तनातनी हो रही है उन देशों के ऊपर निगरानी रखी जा सके, इसीलिए जासूसी करने के लिए छोटे देश जरूरी थे। और उन्होंने गठबंधन इसी पर्पज से किया था कि छोटे देशों से सैन्य खर्च में मदद मिलेगी, और चौथा पॉइंट यह है कि जो आर्थिक मदद है वह भी उन्हें मिलती रहेगी, यानी उनका कोयला है या जो भी उनके खनन उद्योग है उन पर वो नियंत्रण प्राप्त कर सके। तो इसीलिए जो छोटी कंट्रियाँ थी वो उनके लिए महत्व रखती थी। तो सबसे पहला पॉइंट आपने यही लिखना है कि शीत युद्ध कैसे हुआ। तो आपको पहले शीत युद्ध का अर्थ बताना है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताओगे, फिर इसकी प्रकृति बताओगे कि किस तरह से इसकी प्रकृति थी, और फिर इसका वैश्विक प्रचार। अब हम प्रथम शीत युद्ध के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जो कोल्ड वॉर था वो कब से कब तक चला, और आपने इन सब के तो पढ़ ही लिया है कि ये कोल्ड वॉर था क्या, यानी शीत युद्ध क्या था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और साथ ही अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।